नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरें अब तक और मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज हम बात करेंगे राज्यसभा और लोकसभा में हुए हंगामे, वॉकआउट, तीखे आरोपों और जवाबी हमलों की। आज बात होगी छात्रों के प्रदर्शन, पुलिस कार्रवाई, लाठीचार्ज, आंसू गैस, पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर उठे सवालों की। साथ ही बात करेंगे सोशल मीडिया पर शुरू हुए आरक्षण बनाम मेरिट की बहस की और आखिर में हम आपसे भी कुछ सवाल पूछेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ा फैसला किसी नेता का नहीं बल्कि जनता की राय का होता है। इन सभी बड़े सवालों पर खुलकर होगी चर्चा, तथ्यों के साथ, हर पहलू के साथ और आपकी राय के साथ। लेकिन इन सभी खबरों को विस्तार से जानने से पहले चलिए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिल्ली दंगा, पूर्व एएपी पार्षद ताहिर समेत 5 को उम्र कैद। आईबी अफसर की हत्या के दोषी उजैर बलोच के भाई जुबैर को गोलियों से भूना, फिर जिंदा हुआ लियारी का गैंगवार, उत्तराखंड। हरिद्वार में गंगा नदी में 4 कांवड़िए डूबे, एसडीआरएफ ने सभी शव बरामद किए। ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप ने कैंप डेविड में कैबिनेट की बुलाई बैठक। अगस्त महीने में देश भर में सामान्य से कम होगी बारिश, मौसम विभाग ने जताई आशंका। जम्मू के खौर सेक्टर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के सर्विलांस ड्रोन को मार गिराया। भोजशाला के पास हुई जुमे की नमाज, एससी के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने खसरा नंबर 612 पर उपलब्ध कराई जगह। लखनऊ में यूथ कांग्रेस ने भाजपा नेताओं का पुतला फूंका, बोले सांसद निशिकांत दुबे और मंत्री दिनेश माफी मांगे। भारत में सोने की मांग में 6% की गिरावट की गई, दर्ज शेयर बाजार में हरियाली। सेंसेक्स 166 अंक चढ़ा, निफ्टी 24,300 के पार पहुंचा। हेडलाइंस के बाद खबरें अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के पहले मुद्दे के बारे में। संसद के गलियारों से लेकर दिल्ली की सड़कों तक घमासान का ऐसा दौर देखने को मिला जिसने सत्ता के गलियारों में हड़कंप मचा दिया। जी हां, एक तरफ सड़कों पर छात्रों का आक्रोश, लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले थे, तो दूसरी तरफ संसद के भीतर एंटी पेपर लीक संशोधन विधेयक पर हुआ ऐसा संग्राम जिसने सरकार और विपक्ष के बीच की तलवारें पूरी तरह खींच दी। राज्यसभा हो या लोकसभा, दोनों सदनों में जोरदार नारेबाजी, हंगामे और आर पार की जंग देखने को मिली। विपक्षी दलों ने दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और पैलेट गन के कथित इस्तेमाल को लेकर सीधे गृह मंत्री अमित शाह को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। तो वहीं सरकार ने पलटवार करते हुए विपक्ष को चर्चा से भागने वाला करार दिया। आइए आपको बताते हैं संसद के भीतर की एक एक गर्मा गर्मी या गहमा गहमी और इस पूरे सियासी तूफान के इनसाइड स्टोरी। आपको बताते चलें, जैसे ही राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई, विपक्षी सांसदों के तेवर बेहद सख्त नजर आए। विपक्षी दल के सदस्य हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर सीधा सदन के मकर द्वार से अंदर तक आए। दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज और पैलेट गन के इस्तेमाल पर विपक्षी सांसद सीधे गृह मंत्री के जवाब की मांग करने लगे। सदन में अमित शाह, सदन में आओ, पैलेट गन पर जवाब दो, चंदा चोर जवाब दो और अमित शाह हाय हाय के नारों से पूरा हाल गूंज उठा। हंगामे के बीच जब सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं मिला तो कांग्रेस समेत पूरे इंडिया गठबंधन के नेताओं ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष के जाने के बाद सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्षी रवैये की कड़े शब्दों में निंदा की। नड्डा ने कहा कि विपक्ष हर चर्चा में हारता है और उसकी आदत सिर्फ गोल पोस्ट करने वाली रह गई है। उन्होंने कहा कि सरकार हर विषय पर खुली चर्चा के लिए तैयार है। सुनिए जेपी नड्डा ने क्या कुछ कहा। कि विपक्ष की भूमिका नकारात्मक है। जब से सत्र शुरू हुआ है तब से यह सिवाय इसके कि हाउस को डिसरप्ट किया जाए, हाउस को बाधित किया जाए और हाउस न चलने दिया जाए, इसी में उनका सारा ध्यान है। और इसके साथ साथ मैंने यह भी देखा है कि विपक्ष मुद्दा विहीन है, हमेशा गोल पोस्ट चेंज करना इनकी आदत है। सरकार की तरफ से मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है और यह इसी सत्र की बात नहीं है। जितने भी पीछे सत्र हुए हैं
सभी में सरकार ने हमेशा हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार रही है और जब जब जिस विषय पर चर्चा हुई है उस पर विपक्ष ने मुंह की खाई है, उसको मुंह तोड़ जवाब मिला है, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा विहीन है, दे आर इशूलेस। आज भी सुबह से जब हम जो उन्होंने कहा था कि डिस्कशन होना चाहिए, आज जितेंद्र सिंह जी दोपहर में 2 बजे से वो डिस्कशन करने वाले हैं, वो बिल आ रहा है, उस पर चर्चा होगी, लेकिन इनकी आदत है कि ये हमेशा गोल पोस्ट चेंज करते हैं। मैं विपक्ष की भूमिका की तीव्र भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं और इस संसद के माध्यम से देश को इस बात का संदेश देना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। विपक्ष जो है वो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही है, यह ध्यान में रहे। वहीं संसद के बाहर भी तापमान कम नहीं था। सुबह सुबह संसद के बाहर मकर द्वार पर इंडिया गठबंधन के सांसदों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इसमें सबसे ज्यादा आक्रामक समाजवादी पार्टी के सांसद दिखे, जो बाकायदा दान पत्र लेकर संसद पहुंचे थे। सपा सांसदों ने राम मंदिर में चढ़ावे और चंदे में कथित गड़बड़ी का मुद्दा उठाते हुए चंदा चोरी के गंभीर आरोप लगाए और सरकार को जमकर घेरा। दूसरी तरफ लोकसभा में भी स्थिति अलग नहीं थी। गृह मंत्री के बयान की मांग को लेकर शुरू हुए हंगामे के कारण प्रश्नकाल पूरी तरह बलि चढ़ गया और कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। दोनों सदनों में बने इस गतिरोध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन में ही वरिष्ठ मंत्रियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की। इस बैठक में गृह मामलों से लेकर आगे की रणनीति पर राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, किरेन रिजिजू, निर्मला सीतारमण और पीयूष गोयल जैसे दिग्गज मंत्री मौजूद रहे। तमाम हंगामे और वॉकआउट के बाद दोपहर में राज्यसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस बिल को पटल पर रखा। बिल पेश करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कांग्रेस और विपक्षी शासित राज्यों में हुए पुराने पेपर लीक के मामलों की लंबी लिस्ट गिना डाली, जिससे विपक्षी सांसद और ज्यादा उबल पड़े। देखिए राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान। Broadly speaking, Chairman sir, in this country we have 4 main recruitment agencies, namely the UPSC, the Staff Selection Commission, the Railway Recruitment Board, and the Institute of Banking Personnel. And for admission to higher educations, now you have National Testing Agency. And my next sentence is again going to excite some of the honorable members from the other side. The irony is that the first time the suggestion for setting up a national agency came way back in 1992, almost 33 years back. It was a Congress government at the center. A series of committees were formed, and in UPA 2 in 2010, again a very strong suggestion from one of the committees set up by them came to set up a national testing agency. I'm sure they will appreciate and be grateful and thank Prime Minister Modi that the unfinished task and unfinished agenda left by UPA is being completed and brought to conclusion. वहीं राज्यसभा में बहस की शुरुआत करते हुए विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक धारदार शायरी के साथ सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा, पेपर चुराने वाले बचते रहो और मेहनत करने वाले पिटते रहो। ये कैसा न्याय है? देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा। मैं शुरू करता हूं, पेपर चुराने वाले बचते रहे, पेपर चुराने वाले बचते रहे, मेहनत करने वाले पीटते रहे। ये कैसा न्याय, ये कैसी रीत? गुनाहगार हंसते रहे, मासूम सिसकते रहे। यानी मासूम लोग आज मासूम, तो ठीक है, आपका हिंदी बहुत अच्छा होगा, आपका हिंदुस्तानी भी अच्छा होगा,
मेरा भी थोड़ा हिंदुस्तानी सुनिए। सर, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि पेपर लीक होने से कितने मासूम लोगों का नुकसान हुआ और कितने लोग पीटे गए, कितने माँ बाप परेशान हैं, कितने औरतें बच्चे परेशान हैं, इसको जाहिर करने के लिए ये बात मैंने आपके सामने रखी। इतना ही नहीं, खरगे का सबसे आक्रामक रुख केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर देखने को मिला। खरगे ने कहा कि दिल्ली की सड़कों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हजारों छात्रों पर लाठियां बरसाई गईं, आंसू गैस के गोले दागे गए और पेलेंट गन चलाई गई। कई बच्चों के हाथ पैर टूट गए और आंखों में छर्रे लगे। गृह मंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए खरगे ने तीखा तंज कसा। गृह मंत्री अमित शाह छोटी छोटी बातों पर तुरंत बयान देते हैं, लेकिन इतने बड़े मुद्दे पर क्यों गायब हैं? समय आने पर उन्हें खींचकर बाहर लाएंगे। सुनिए खरगे ने क्या कुछ कहा। अरे मेरे विद्यार्थी जो गांव-गांव से आए, स्टेट से आए, उन बच्चों को पैलेट्स का यूज करके उनको मार रहे हैं और हॉस्पिटल में गिरे हैं। किसका आंख गया, किसका कान गया, किसका हाथ गया, किसका पैर टूटा। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार आप है, होम मिनिस्टर है। आप बंद कमरे में रह के आप सुन रहे होंगे मेरी बात, लेकिन आप बंद कमरे में रह के बहुत दिन छुप नहीं सकते। एक दिन हम बाहर खींच कर लाएंगे और जनता के सामने हम दिखाएंगे इनके दिलों में क्या है। हालांकि खरगे के इस बयान पर सत्ता पक्ष ने जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। नेता सदन जेपी नड्डा तुरंत खड़े हुए और खरगे की टिप्पणी को असंसदीय बताते हुए इसे रिकॉर्ड से हटाने की मांग की। देखिए जेपी नड्डा ने क्या कुछ कहा। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को हम शांति से सुन रहे हैं और प्रजातंत्र में शांति से सुनना ये हमारी जिम्मेवारी है सरकार की। लेकिन मेरा निवेदन है लीडर ऑफ ऑपोजिशन से कि वह तर्क के साथ भावावेश में ना आए और भावावेश में ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें जो असंसदीय है। अभी जो उन्होंने एक वाक्य यूज किया वह असंसदीय है, उसे कार्रवाई से निकालना चाहिए और आगे भी आप भावनाओं में न आए। वो मैं नहीं बोल सकता, मैं नहीं बोल सकता। Unparliamentary by either side, that will be expunged. No, don't insist on it. Please try to be within the framework so that the smooth, wonderful debate should take place. आपको बता दें, चर्चा के दौरान माहौल तब और गर्मा गया जब खरगे के एक बयान पर जेपी नड्डा ने तथ्यों को गलत बताते हुए उनसे माफी मांगने की अपील की और मनुस्मृति के ओरिजिनल टेक्स्ट और अथोरिटेटिव करने की चुनौती भी दे डाली कि ये सही है या गलत। भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने बाबा साहेब अम्बेडकर और कोलकाता हाईकोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला दिया, जबकि कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने सरकार की ही किताब दिखाकर पलटवार किया। आखिरकार सभापति ने खरगे की मनुस्मृति से जुड़े बयान को सदन की कार्रवाई से बाहर करने का ऐलान कर दिया। देखिए भारतीय जनता पार्टी सांसद सुधांशु त्रिवेदी का बयान। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो विषय रखा है, मैं यहाँ एकदम ऑब्जेक्टिव। सर सुनिए, आप सुधांशु जी, we will look into it and no, sir, no, one minute, listen to me. 1 minute, listen to me. If this is, he is not authenticating that book, whatever he said about Manusmriti will not go into the records. You understand? You are authorizing the Manusmriti. I will authenticate what Kharge ji has said. Sir, जयराम रमेश जी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं सर, विलियम जोन्स जो कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे 1790 में, उन्होंने मनुस्मृति का ट्रांसलेशन किया। उन्होंने सर एक वर्ष से पूरी बात किया जाता है सर, 3 बुक्स का ट्रांसलेशन किया। शाकुंतलम और मनुस्मृति दोनों अवेलेबल है और ये अवेलेबल नहीं है। और सर मैं कहना चाहता
की किताब हूवर शूद्राज चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 1 पैराग्राफ नंबर 3 उन्होंने लिखा है देयर इज नो कनेक्शन ऑफ मॉडर्न डे शेड्यूल कास्ट विद द वैदिक एज शूद्राज। बाबा साहब अंबेडकर की किताब द अनटचेबल्स उस पर लिखा है देयर वाज नो अनटचेबिलिटीज मनुजरा। सर मैंने बाबा साहब को कोट किया है और जो आप सुनिए सर इन्होंने बोला सर मैं कहना चाहता हूं विलियम जोन्स से पहले की अवेलेबल नहीं है सर उससे पहले की दर्जनों किताबें अवेलेबल है मसीह आलमगीर अवेलेबल है शाहनामा अवेलेबल है जहांगीरनामा अवेलेबल है तजुके बाबरी अवेलेबल है फतवा फिरोज शाही अवेलेबल है तबाकत नासिरी अवेलेबल है और सुनिए सर तहकीक अवेलेबल है सर मगर वही अवेलेबल नहीं। इसीलिए मैंने कहा आई वांट ऑथेंटिकेशन फ्रॉम ओरिजिनल टेक्स्ट और ये अंग्रेजों ने कोई टेक्स्ट अवेलेबल नहीं है ब्रिटिश टाइम से पहले का कोई टेक्स्ट अवेलेबल नहीं है और इसका किसी भारतीय Nothing will go on record for the moment. Nothing will go on the record for the moment. वहीं एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान सांसद राघव चड्ढा के बयान ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। अपनी चुप्पी पर उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए राघव चड्ढा ने कहा, मुझसे कई लोग पूछ रहे थे कि नीट पेपर लीक पर चुप क्यों हूं। पहले जब मैं विपक्ष में था तब सवालों का उठाना मेरा काम था और मैंने वही काम पूरी ईमानदारी के साथ किया, लेकिन अब मैं टेजरी बेंच पर हूं, मेरा रोल बदल गया है। मेरी जिम्मेदारी अब सिर्फ सवाल पूछना नहीं बल्कि समाधान देना भी है। देखिए राघव चड्ढा ने क्या कुछ कहा। पिछले कुछ समय से मुझे कह रहे थे कि राघव आप नीट के इशू पर कब बोलोगे, आपको हम सुनना चाहते हैं। मैं बड़ी हम्बली कहना चाहता हूं सर, जब मैं ऑपोजिशन में बैठता था तब सवाल मेरा हथियार था, आज मैं ट्रेजरी बेंचेस पर बैठता हूं, आज सोल्यूशन मेरी जिम्मेदारी है। मैं भी रोज कैमरे के सामने आकर साउंड बाइट दे सकता था, लेकिन मुझे हेडलाइन नहीं सर, मुझे आउटकम चाहिए। और जब मैं ऑपोजिशन में था तब मेरा काम इशू रेस करना और सवाल उठाना था और पूरा सदन, और आप जानते हैं मैंने वो काम पूरी ईमानदारी से किया। लेकिन आज मेरा रोल कैमरा के सामने अटेंडेंस लगाने का नहीं है, मेरा रोल इज माय फोकस इज टू फिक्स द सिस्टम। इसीलिए मैंने अपने आप से एक वादा किया, आई मेड अ प्रॉमिस टू माई सेल्फ कि मैं इस मुद्दे पर पार्लियामेंट में बोलूंगा और उस दिन बोलूंगा जिस दिन हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे, सोल्यूशन लेकर आएंगे, व्हेन द सिस्टम इज गेटिंग फिक्स्ड। एंड टुडे इज दैट हिस्टोरिक डे व्हेन द सिस्टम इज गेटिंग फिक्स्ड। वहीं उन्होंने आगे छात्रों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि आपका गुस्सा वाजिब है, आपका दर्द सच्चा है और आपको परीक्षा व्यवस्था से जो शिकायत है वह भी वास्तविक है। आपकी आवाज माने रखती है। सुनिए सांसद राघव चड्ढा ने क्या कुछ कहा। सर, पेपर लीक जैसी सीरियस बीमारी का परमानेंट इलाज करना होगा। जैसे कैंसर का इलाज क्रोसिन खिलाकर नहीं किया जा सकता, ठीक वैसे ही पेपर लीक जैसी प्रॉब्लम का इलाज मीडिया साउंड बाइट से नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशनल सॉल्यूशन से होगा, जो आज हमारी सरकार इस बिल के माध्यम से करने जा रही है, बाय इंट्रोड्यूसिंग इंडियाज फर्स्ट एवर एंटी पेपर लीक फ्रेमवर्क। सबसे पहले मैं नीट के स्टूडेंट्स को कुछ कहना चाहूंगा। आपका गुस्सा जस्टिफाइड है, आपकी पेन रियल है और आपको एग्जामिनेशन सिस्टम से जो कंप्लेंट है वो कंप्लेंट भी जेन्युइन है। योर वॉइस मैटर्स। और जब आपने अपनी चिंता व्यक्त करी, अपना दर्द बताया, व्हेन यू डिमांडेड, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हर्ड दैट डिमांड, नॉट जस्ट एज अ प्राइम मिनिस्टर बट ऑल्सो एज अ गार्डियन, परिवार के मुखिया की तरह उस बात को सुना। स्टूडेंट्स डिमांडेड, गवर्नमेंट एक्टेड, हिस्टोरिक डिसीजंस टेकन, सिस्टम्स चेंज्ड। सर, जब एक स्टूडेंट नीट जैसे पब्लिक एग्जाम की प्रिपरेशन करता है तब वो अकेला तैयारी नहीं करता, उसका पूरा परिवार प्रिपरेशन करता है। मां अपनी छोटी छोटी जरूरतें रोक देती है, घर का बजट कम करती है, पिता फैमिली की सेविंग्स को कोचिंग फीस, रेंट और टेस्ट सीरीज पे खर्च करता है, फैमिलीज को लोन तक लेना पड़ता है और स्टूडेंट खुद कोटा, जयपुर, चंडीगढ़, दिल्ली, पटना जैसे शहरों में जाकर घर से दूर रहता है, दिन में 18-18 घंटे पढ़ता है, रात 2 बजे तक पढ़ाई करता है और फिर अलार्म लगाकर सुबह 5 बजे क्लासेस के लिए उठ जाता है। परिवार से दूर, कोई सोशल लाइफ नहीं, कोई त्योहार फेस्टिवल नहीं, सोशल मीडिया, फ्रेंड से दूर, और अपनी स्लीप और अपनी हेल्थ से भी कॉम्प्रोमाइज करता है, क्योंकि उसे पता है कि जब वो पेपर लिखेगा तो सिर्फ पेपर नहीं, अपनी फैमिली के लिए एक बेटर फ्यूचर लिखने जा रहा है। फिर एक दिन एग्जाम की तारीख पर उसे पता लगता है कि 3 साल से वो जिस पेपर की तैयारी कर रहा था वो पेपर किसी ने पहले ही पैसे देकर हासिल कर लिया, पेपर लीक हो गया। और इस समय सर सिर्फ पेपर लीक नहीं होता, उस स्टूडेंट का मेहनत, उसकी ड्रीम्स, उसकी सेल्फ बिलीफ, उसका ट्रस्ट, उसकी एस्पिरेशंस, ये सब लीक होती हैं और उसकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे
असर पड़ता है। आई अंडरस्टैंड दैट पेन सर, बिकॉज मैं खुद भारत के अभी कुछ साल पहले ही भारत के एक पब्लिक एग्जामिनेशन सिस्टम का स्टूडेंट रहा, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का। एंड सर, बिकॉज आई हैव स्पेंट इनफ टाइम इन दिस हाउस critiquing the government, I have earned the right to say my next sentence with full conviction and sincerity कि जब बात स्टूडेंट्स की आई, when it came to our students and the youth of India, the government heard, the government actioned and the government delivered. वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी द्वारा एनटीए टास्क फोर्स के सदस्य प्रोफेसर बी कामकोटी को कथित तौर पर गौमूत्र एक्सपर्ट कहे जाने के मामले पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने राज्यसभा में तीखा पलटवार किया। उन्होंने अमेरिकी पेटेंट के आंकड़े देते हुए विपक्ष को आड़े हाथों लिया। सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि दिमाग में मैकाले और मार्क्स का गोबर भरा हुआ है तो उन्हें भारतीय ज्ञान परंपरा कहां से समझ आएगी। देखिए भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी का बयान। उन्होंने आगे कपिल सिब्बल और पिछली सरकारों पर हमला बोलते हुए कहा कि सिब्बल के शिक्षा मंत्री रहते हुए कई पेपर लीक हुए और सीटें नीलाम होती थीं। आज मोदी सरकार में मजदूर, ऑटो चालक और नौकरी करने वाले का बेटा डॉक्टर बन रहा है, जिससे अमीर लोग तिलमिलाए हुए हैं। प्रधानमंत्री जी ने श्री नंदन नीलकर्णी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाई, मगर सभापति जी मैं समझ नहीं पाता हूं हाई पावर टास्क फोर्स के सदस्यों का, विद्वान सदस्यों का उल्लेख करते हुए ये गोमूत्र कहां से बीच में आ जाता है, यानी समझ में नहीं आता है, जिसका कोई रेलेवेंस नहीं उस टॉपिक से। तो मैं बताना चाहता हूं, जिनको गोमूत्र की भी समस्या है तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं, गोमूत्र का एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, मेडिसिनल वैल्यू के लिए यूएस में पेटेंट है एंड द पेटेंट नंबर इज 6410059 और गोमूत्र का बायो एनहांसर के रूप में यूएस में साइंटिफिक पेटेंट है 6896907। मगर सर क्या करें, दिमाग में मैकाले मार्क्स का गोबर भरा हुआ है तो उन्हें कहां से समझ में आएगा। सर अगर यह आत्मविश्वास होता, जैसे प्रधानमंत्री जी ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक साइंस जो बनाया, ये 50 साल पहले बन गया होता, तो सभापति महोदय हमें हल्दी, नीम और तुलसी के पेटेंट के लिए लड़ाई नहीं करनी होती, हम आज लीडर बन के खड़े होते। मगर क्या बताएं, ये विज्ञान में पश्चिम के अंधभक्त हैं और उस अंधभक्ति की कीमत इस देश ने चुकाई, मगर प्रधानमंत्री जी ने आकर उसको एक नई राह दिखाई है। मैं ये भी बताना चाहता हूं, हम इस विषय को लेकर किसी भी प्रकार का मजाक नहीं करते, हम पूरी तरीके से संवेदनशील होकर कार्य कर रहे हैं और इस गंभीरता के लिए जो ये बिल आया है, हमारे 3 मूल मंत्र हैं। छात्रों के प्रति संवेदनशीलता, शिक्षा व्यवस्था के लिए व्यवस्था की सुदृढ़ता और पेपर लीक जैसे अपराध के लिए कानूनी कठोरता। Which I can say in English, we are having a sensitive approach, secure process and a stringent law. So SSS is our main motto, how to ensure these things. वहीं राज्यसभा में चर्चा के दौरान जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद संजय कुमार झा ने एक नया और सनसनीखेज दावा करके सदन को चौंका दिया। जी हां, संजय झा ने कहा कि उन्होंने न्यूज चैनलों पर देखा कि दिल्ली छात्र आंदोलन के दौरान दुबई के 23 बिजनेसमैन को टिकट देकर प्रदर्शन में भेजा गया था। उन्होंने सवाल उठाया कि नीट पेपर लीक से दुबई के बिजनेसमैन का क्या लेना देना है। इसकी उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि क्या इस छात्र आंदोलन को भड़काने के पीछे किसी बाहरी ताकत या विदेशी फंडिंग का तो हाथ नहीं है। और मैं देख रहा था कि जब ये आंदोलन चल रहा था तो मैं एक मलयाली चैनल भी देख रहा था, मलयालम चैनल में सर्फिंग कर रहा था और मैं देखा कि 23 दुबई बेस्ड बिजनेसमैन 23 लोगों को वहां से टिकट दे करके इस आंदोलन में भेजे थे। उनका क्या नीट से लेना देना था और ये उनका क्या नीट ये जांच करनी चाहिए। ये जांच Please, no. Please sit down. He's not yielding. Please sit down. He's making a statement. Please, come on. Please. No, why are you yielding? I'm not allowing you to yield. No, not required. Continue. मैंने देखा कि उसमें no. लोगों ने पैसे देकर के टिकट देकर के इस आंदोलन को के लिए लोगों को यहां से भेजा। प्लीज। और
जरूर गृह मंत्री जी को, अमित शाह जी को जांच कराना चाहिए कि इन सब आंदोलन में ऐसे कौन एलिमेंट आ करके जो छात्रों का आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे थे। ये बात भी तो होनी चाहिए इस समय। तो निश्चित रूप से ये दोनों जो इशू आया है कि एक तो ये बिल आने से, और दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि ये जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई है, हम लोग को निश्चित रूप से लगता है, और अगर सरकार, मुझे लगता है जितनी सेंसिटिव तरीके से, कभी सरकार ने ईगो नहीं बनाया, कभी सरकार ने ये नहीं कहा कि बातचीत नहीं करेंगे, और बातचीत करके इसका रास्ता निकाला है। और हम सब की जिम्मेवारी है कि इस बिल को पास करा करके एक क्लियर कट मैसेज देश में जाए, राजनीति नहीं हो इस पर, ये जरूर हम लोग का है। यही बात कह के इस बिल के समर्थन में अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सदन के भीतर सरकार और भारतीय जनता पार्टी के सांसद कंगना रनौत पर बिना नाम लिए चौतरफा हमला किया। संजय सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने किसानों को गालियां दी, नौजवानों पर भद्दी टिप्पणियां की और बेटियों के चरित्र पर सवाल उठाए। संजय सिंह ने जेपी नड्डा की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं जेपी नड्डा से निवेदन करना चाहता हूं, समझाइए अपने उस सांसद को, अभी तो उसको सिर्फ एक थप्पड़ पड़ा है, केवल 5 उंगलियों के निशान पड़े थे। अगर ऐसी ही भद्दी बातें करते रहोगे तो इस देश का नौजवान तुम्हारी सरकार को पकड़कर गटर में डालने का काम करेगा। सुनिए संजय सिंह ने क्या कुछ कहा। इनकी एक सांसद है मान्यवर, उन्होंने किसान आंदोलन में किसानों को गालियां दी, नौजवानों के आंदोलन में नौजवानों के लिए इतनी भद्दी टिप्पणी की मान्यवर इस सदन के अंदर मैं कह नहीं सकता मान्यवर। हमारी बच्चियों को यह कहा गया, उनके चरित्र के ऊपर सवाल उठाया गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं जेपी नड्डा जी से, समझाइए अपने उस सांसद को, अभी तो उसको एक थप्पड़ पड़ा, सिर्फ 5 उंगली के निशान पड़े थे। ऐसी बात करोगे, गटर जेनजी को गटर कहोगे, जेनजी को गटर करोगे, तो तुम्हारी सरकार को इस देश का नौजवान, इस देश का जेनजी पकड़ के गटर में डालने का काम करेगा। वहीं सदन में अपने संबोधन के आखिर में मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार के सामने 4 मांगे रखी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तुरंत अपने पद से इस्तीफा दें, देश में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक फिक्स वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी हो, पेपर लीक और धांधलियों की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक हाई पावर स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए, मुख्य आरोपियों पर सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि 2024 के मुख्य आरोपी संजीव मुखिया जैसे लोगों को राजनीतिक शय पर बचाया जा रहा है। तो ये थी संसद के भीतर की वह घमासान तस्वीरें जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। एंटी पेपर लीक बिल भले ही राज्यसभा के पटल पर आ चुका हो, लेकिन जिस तरह से छात्रों के गुस्से, सड़कों के संग्राम और संसद के भीतर बयानों की तीर चले, उसने साफ कर दिया कि यह मुद्दा इतनी आसानी से ठंडा होने वाला नहीं है। विपक्ष अब गृह मंत्री के इस्तीफे और पारदर्शी जांच पर अड़ा है, तो सरकार इसे अपना सबसे बड़ा सुधार बता रही है। अब देखना यह होगा कि इस तीखी बयानबाजी और सियासी खींचतान के बीच संसद से निकला ये नया कानून देश के लाखों युवाओं के भरोसे को कितना बहाल कर पाता है। खैर, इसी के साथ बढ़ते हैं खबरें अब तक में अगली खबर की ओर। अब हम अहम बात करेंगे उस सियासी तूफान की जिसने संसद से लेकर सड़क तक और सोशल मीडिया से लेकर देश की राजनीति तक हर जगह हलचल मचा दी है। एक तरफ लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पास हुआ, तो दूसरी तरफ नीट पेपर लीक को लेकर बवाल ऐसा बढ़ा कि दिल्ली की सड़कें रणक्षेत्र बन गईं। संसद के भीतर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का वो तीखा हमला, गृह मंत्री अमित शाह पर सीधे सीधे सनसनीखेज आरोप और फिर सत्ता पक्ष का जबरदस्त हंगामा। क्या वाकई देश की राजधानी में छात्रों को खदेड़ने के लिए AK-47 तानी गई? क्या सच में निहत्थे छात्रों पर पैलेट गन के छर्रे बरसाए गए? आखिर कौन है वो अफसर जिसने बटन दबाने या गोली चलाने का हुक्म दिया? कहानी में कई ऐसे मोड़ हैं जो आपको हैरान कर देंगे। देखिए हमारी ये पूरी रिपोर्ट। खबर की शुरुआत करते हैं लोकसभा के उस बड़े फैसले से जिसने देश के करोड़ों युवाओं का ध्यान अपनी ओर खींचा है। लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक 2026 ध्वनिमत से पास हो गया है। बिल पास होते ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके देश के छात्रों को बधाई दी है। अमित शाह ने साफ शब्दों में लिखा
कि यह नया कानून उन लोगों के लिए सबसे कठोर सजा का इंतजाम करता है जो सार्वजनिक परीक्षाओं की पवित्रता से खिलवाड़ करने की हिम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार युवाओं के सपनों और आकांक्षाओं की ढाल बनकर खड़ी है और छात्रों के भविष्य से खेलने वाले किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ संसद के भीतर का माहौल इतना सीधा नहीं था। बिल पर चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने विपक्ष पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि इतने संवेदनशील और जरूरी मुद्दे पर ठोस सुझाव देने के बजाय विपक्ष सिर्फ और सिर्फ राजनीति चमकाने में लगा है। वहीं असली गदर तब मचा जब दिल्ली की सड़कों पर नीट पेपर लीक के खिलाफ उतरे छात्रों के प्रदर्शन और उन पर हुई पुलिस कार्रवाई का मुद्दा संसद में गूंजा। दरअसल 20 जुलाई को जंतर मंतर और संसद मार्ग पर कई छात्र संगठनों और कॉकरोच जनता पार्टी के चलो संसद मार्च के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच भारी झड़प हुई थी, जहां लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उस मुद्दे पर सीधा गृह मंत्री अमित शाह को घेर लिया। राहुल गांधी ने संसद में खड़े होकर बेहद गंभीर आरोप लगा दिए। प्रदर्शनकारी छात्रों पर गोली और पेलेंट गन चलाने का आदेश सीधे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिया था। देखिए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा सदन में। And I am very happy today to see that the so-called Home Minister of this country does not have the courage to come and sit here. He does not have the courage to come and sit here. Sir, please. आज प्रश्न I saw the Home माननीय Minister. मंत्री जी बैठे हैं, जिनका विधेयक है वो बैठे हैं। I saw the Home Minister, sir. Carcade. Sir, I saw the carcade. 30 cars. With the Home Minister sitting inside the car. Like that. Looking. Shaking. What is this, sir? Speaker, sir. Why is the Home Minister not here today? The Home Minister is not here today because he's not here today because he is scared. He is the Home Minister, sir. सर बैठ जाओ। देखिए, आज होम मंत्रालय पे चर्चा नहीं हो रही। आज जिस विधेयक पर चर्चा माननीय मंत्री जी बैठे हैं। The Home Minister, sir, the Home Minister. नो, आज होम मिनिस्टर पर चर्चा नहीं है। जिस विधेयक पर चर्चा है, विधेयक पे मंत्री बैठे हैं। यही व्यवस्था रहती है सदन के अंदर। Sir, the Home Minister. Sir, the Home Minister authorized the shooting of our students, sir. He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot. क्या बोल? वहीं राहुल गांधी के इस बयान के आते ही सत्ता पक्ष के सांसद भड़क उठी। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने भारी हंगामा शुरू कर दिया और राहुल गांधी ने फौरन माफी मांगने की मांग उठी। हालांकि हंगामे के बीच लोकसभा अध्यक्ष ने अमित शाह को लेकर दिए गए राहुल गांधी के उस बयान को संसद की कार्यवाही से हटा दिया। उधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी राहुल गांधी के समर्थन में उतर आए। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर देश का नेता प्रतिपक्ष इतना बड़ा आरोप लगा रहा है तो सरकार को छिपने के बजाय सामने आकर जवाब देना चाहिए कि आखिर छात्रों पर बल प्रयोग का हुक्म किसने दिया था। सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। अगर नेता प्रतिपक्ष ने कोई गंभीर आरोप लगाया सरकार पे, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसके ऑर्डर पे पुलिस ने बच्चों पर, छात्रों पर, युवाओं पर इस तरह का व्यवहार किया है। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये अगर गृह मंत्री जी का नहीं है। अखिलेश जी, आप जो बता रहे हो अलग बात है। आपको बताते चलें, शुरुआत में तो
प्रशासन और दिल्ली पुलिस इस बात से साफ मुकरते रहे कि प्रदर्शन में पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ ही नहीं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने साफ कहा था कि दिल्ली पुलिस के पास पैलेट गन होती ही नहीं है, लेकिन जब घायल छात्र जैसे ही 19 साल का शाहिल लेडी हार्डिंग और सफ्दरगंज अस्पताल पहुंचे तो उनकी मेडिकल रिपोर्ट में छर्रों के घाव मिलने का दावा हुआ तो हड़कंप मच गया। राहुल गांधी खुद एक घायल छात्र को मीडिया के सामने लेकर आए। देखिए। इसको कहते हैं पैलेट गन। ठीक है। और भाई मामला बढ़ता देख सीआरपीएफ हरकत में आई, क्योंकि रैपिडेक्स एक्स फोर्स सीआरपीएफ की ही एक विंग है। इसीलिए सीआरपीएफ महानिदेशक जीपी सिंह के निर्देश पर आईजी स्तर के अधिकारी को पूरे मामले की जांच सौंपी गई। सूत्रों के मुताबिक पैलेट गन चलाने वाले जवानों की पहचान कर ली गई है और जांच टीम रिपोर्ट बहुत जल्द सामने आने वाली है। इस बीच सीआरपीएफ के डीजी जीपी सिंह ने स्थापना दिवस के मौके पर अपने जवानों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि राष्ट्रहित और जनहित में निडर होकर ड्यूटी निभाएं। जवान जो भी फैसला लेंगे बतौर डीजी वे उनकी पूरी जिम्मेदारी और जवाबदेही अपने कंधों पर लेने को तैयार हैं। देखिए। मैं बल के महानिदेशक, बल के प्रमुख के रूप में आप सभी को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, चाहे हमारी ऑपरेशनल बटालियंस हों, चाहे हमारी लॉ एंड ऑर्डर की यूनिट्स हों, आप सभी राष्ट्रहित में, जनहित में, बल हित में जो भी निर्णय लेते हैं, जो भी एक्शन लेते हैं जो कि बोनाफाइड डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी में है, उन सभी निर्णयों का और उन सभी एक्शंस का संपूर्ण रूप से बल के प्रमुख के रूप में दायित्व मेरा है। आप अपना काम निर्भय होकर करते रहें। जहां भी जो भी दायित्व लेना होगा वह संपूर्ण रूप से मैं महानिदेशक के तौर पर लूंगा। इस चीज को मैं आज फिर आप सभी के सामने दोहराना चाहता हूं। वहीं अब आते हैं उस सवाल पर कि पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया। दरअसल अब सबसे बड़ा पेच इस बात पर फंसा है कि आखिरकार ट्रिगर दबाने का लिखित या मौखिक आदेश किसने दिया। 22 जुलाई को संसद मार्ग थाने में दर्ज जनरल डायरी के मुताबिक आरएफ के एक डिप्टी कमांडेंट ने सूचना दर्ज कराई थी कि 20 जुलाई को दिल्ली पुलिस के एक डीसीपी स्तर के अधिकारी के निर्देश पर आरएफ ने 55 ऑन इलेक्ट्रॉनिक सेल्स, 15 इलेक्ट्रॉनिक सेल्स, 5 आंसू गैस के गोले और 2 राउंड पैलेट गन से गोलियां दागी। आरएएफ का दावा है कि उन्होंने एसओपी का पूरा पालन किया। पहले चेतावनी दी गई, फिर लाठीचार्ज, आंसू गैस का इस्तेमाल हुआ और जब भीड़ संसद की तरफ बढ़ने लगी तब मजबूरी में कम घातक प्लास्टिक छर्रे वाली पैलेट गन चलाई गई। लेकिन यहां एक नया मोड़ आ गया। दिल्ली पुलिस और आरएएफ इस मुद्दे पर एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए हैं। दिल्ली पुलिस के सूत्रों का कहना है कि डीसीपी पर आदेश देने का आरोप लग रहा है। उनके पास इस बात के सबूत हैं कि उन्होंने कभी पैलेट गन चलाने की इजाज़त ही नहीं दी। पुलिस अधिकारियों का आरोप है कि आरएएफ के एक अफसर ने खुद फैसला लिया और अब जब बवंडर खड़ा हो गया तो 2 दिन बाद डीजी एंट्री करवाकर ठीकरा दिल्ली पुलिस के सिर फोड़ने की कोशिश की जा रही है। कुल मिलाकर कुल 5 गोलियां चलने की बात कही जा रही है। 2 गोलियां जोन 5 में चली, लेकिन बाकी 3 गोलियां फिक्स जोन में चली और किस अफसर के कहने पर चली इसकी गुत्थी सुलझने के बजाय और उलझती जा रही है। आपको बता दें, पैलेट गन एक विशेष प्रकार का नॉन लीथल यानी कि गैर घातक भीड़ नियंत्रक हथियार है, जिसका इस्तेमाल सुरक्षा बल अनियंत्रित हिंसक भीड़ को रोकने के लिए करते हैं। ये शॉट गन की तरह काम करती है। इसके एक कास्तूर के शीशे या रबर के टुकड़े छोटे छोटे गोल छर्रे तेजी से बाहर निकलते हैं और हवा में फैल जाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य किसी की जान लेना नहीं, बल्कि छर्रों के दर्द से प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेलना होता है। लेकिन अगर इससे पास से या शरीर के ऊपर हिस्सों पर, खासकर चेहरे और आंखों पर दागा जाए तो ये त्वचा को चीर देती है और इंसान हमेशा के लिए अंधा
हो सकता है या उसकी जान भी जा सकती है। अब आते हैं उस सवाल पर कि पैलेट गन कब चलाना चाहिए और कब नहीं। तो आपको बता दें, मानवाधिकारों और गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार पैलेट गन के उपयोग को लेकर कड़े नियम तय हैं। जब भीड़ अत्यधिक हिंसक हो जाए, पथराव, आगजनी करे और वाटर कैनन, आंसू गैस या लाठीचार्ज जैसे उपाय विफल हो जाएं, तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। पैलेट गन हमेशा कमर के नीचे पैरों पर निशाना साधकर ही चलाई जाती है ताकि गंभीर चोट ना लगे। वहीं शांतिपूर्ण या निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर इसका प्रयोग सख्त मना है। चेहरे, छाती या आंख पर सीधा निशाना बनाकर इसे दागना गैर कानूनी है। तो कुल मिलाकर एंटी पेपर लीक संशोधन विधेयक भले ही संसद से पास हो गया हो, लेकिन उससे बड़ी बहस अब छात्रों में हुई कार्रवाई पैलेट गन के इस्तेमाल और जवाबदेही की बन चुकी है। एक तरफ सरकार ये कह रही है कि नया कानून युवाओं के भविष्य की सुरक्षा करेगा और पेपर लीक माफिया पर सबसे बड़ी चोट साबित होगा, तो दूसरी तरफ विपक्ष का आरोप है कि जब युवा अपने भविष्य के लिए सड़क पर उतरे तो उन्हें जवाब देने की बजाय उन पर बल प्रयोग किया गया। वहीं इस पूरे मामले में कई ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब देने की बजाय उन पर बल प्रयोग किया गया। वहीं इस पूरे मामले में कई ऐसे सवाल हैं, गन का इस्तेमाल पूरी तरह नियमों के तहत हुआ या आदेश लिखित था या मौखिक? क्या संसद में लगाए गए आरोप सिर्फ राजनीतिक हैं या जांच के बाद कोई नई तस्वीर सामने आएगी? फिलहाल इतना तय है कि ये मामला अब सिर्फ पेपर लीक तक सीमित नहीं रहा। ये लोकतंत्र, विरोध के अधिकार, कानून व्यवस्था, पुलिस कार्रवाई और राजनीतिक जवाबदेही का सबसे बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। अब पूरे देश की नजरें सीआरपीएफ की जांच रिपोर्ट, संसद में सरकार के अगले जवाब और इस पूरे विवाद के राजनीतिक अंजाम पर टिकी है। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ते हैं अगले मुद्दे की तरफ। एक आंदोलन खत्म हुआ, लेकिन क्या उसने एक और कहीं बड़ा आंदोलन पैदा कर दिया? क्या नीट पेपर लीक के खिलाफ शुरू हुई लड़ाई अब आरक्षण बनाम मेरिट की जंग में बदल रही है? क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सिर्फ शिक्षा व्यवस्था पर सवालों की जीत था या फिर इसने देश की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे दिया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सोशल मीडिया अब सरकारें झुकाने के बाद समाज को नए मुद्दों पर बांटने की ताकत भी दिखा रही हैं? जाहिर है जंतर मंतर से बैरिकेड्स हट चुके हैं, लेकिन इंटरनेट पर अब एक नई लड़ाई शुरू हो चुकी है। आखिर क्या है पूरा मामला? क्यों अचानक आरक्षण हटाओ आंदोलन सोशल मीडिया पर छा गया है और क्यों इस बहस ने सरकार से लेकर विपक्ष तक की चिंता बढ़ा दी है? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दिल्ली के जंतर मंतर से बैरिकेड्स भले ही हटा दिए गए हों, नीट पेपर लीक आंदोलन खत्म हो चुका हो, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो गया हो, लेकिन रुकिए, इस आंदोलन के शांत होते ही एक नया राजनीतिक और सामाजिक तूफान उठ खड़ा हुआ है जो पूरे देश को झकझोर सकता है। जी हां, नीट आंदोलन की राख से अब आरक्षण विरोधी संग्राम की चिंगारी सुलग उठी है। सोशल मीडिया पर अचानक आरक्षण हटाओ आंदोलन का एक ऐसा सैलाब आ गया है जिसने महज 6 दिनों में 58 लाख से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ लिया है। दरअसल पिछले कुछ ही दिनों में सीजीपी की तर्ज पर ही सोशल मीडिया पर आरक्षण हटाओ आंदोलन यानी कि आरएचए नाम के एक अभियान की बाढ़ आ गई है। इस इंस्टाग्राम हैंडल ने महज 6 दिन पहले ही अपनी पहली पोस्ट डाली थी और देखते ही देखते इसके 58 लाख से अधिक फॉलोअर्स हो चुके हैं। आरएचए के खुद को एक नागरिक नेतृत्व वाला गैर पक्षपाती आंदोलन बताया जा रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि जिस तरह सीजेपी ने डिजिटल कैंपेन चलाकर लाखों युवाओं को जोड़ा, अब लगभग उसी स्टाइल में आरक्षण विरोधी अभियान भी सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। बताया जा रहा है कि कुछ ही दिनों में इस अभियान से जुड़े सोशल मीडिया फॉलोअर्स पर लाखों लोग जुड़ चुके हैं। इंस्टाग्राम, एक्स और दूसरे प्लेटफॉर्म पर लगातार वीडियो, रील्स और पोस्ट डाले जा रहे हैं। मांग सिर्फ एक है, जातिगत आरक्षण खत्म करो, आर्थिक आधार पर व्यवस्था लागू करो। ऐसे में सवाल उठता है, आखिर नीट आंदोलन के बीच से आरक्षण विरोधी सुर कैसे निकली? दरअसल मई में नीट पेपर लीक होने के बाद देश भर में हड़कंप मच गया था। जंतर मंतर पर जब हजारों छात्र जुटे और कार्यकर्ता सोमन वांगचुक की भूख हड़ताल ने इस पूरे राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। उसी दौरान आरक्षण पर बहस शुरू हो गई।
आरक्षण विरोधी पक्ष के लोगों का दावा था कि नीट पेपर लीक के बाद तनाव में आकर आत्महत्या करने वाले ज्यादातर अभ्यर्थी सामान्य वर्ग से थे। उनका तर्क था कि सीमित सीटें, ऊंचे कट ऑफ और बार बार होने वाले परीक्षा घोटालों ने सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए प्रतियोगिता को असंभव जैसा बना दिया है। यानी वह सब पेपर लीक से निकलकर सीधे मेरिट बनाम आरक्षण तक आ पहुंची है। इस पूरे विवाद के पीछे एक और वजह भी बताई जा रही है। दरअसल कुछ महीने पहले यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता बढ़ाने के लिए नए नियम जारी किए थे। इसमें एक्टिविटी कमेटी, शिकायत निवारण व्यवस्था और जातिगत भेदभाव रोकने जैसे प्रावधान शामिल थे। आरक्षित वर्गों ने इन नियमों का स्वागत किया, लेकिन सामान्य वर्ग के कई छात्र संगठनों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। उनका आरोप था कि नियम एक तरफा हैं और सामान्य वर्ग के छात्रों को पर्याप्त सुरक्षा नहीं देते। विरोध इतना बड़ा कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों पर रोक लगा दी। यानी आरक्षण को लेकर जो बहस उस समय शुरू हुई थी, वही अब नीट आंदोलन के बाद फिर से तेज हो गई है। वहीं इसी बीच आरक्षण हटाओ आंदोलन ने भी खुद को सीजीपी की तरह एक गैर राजनीतिक नागरिक अभियान बताया है। अभियान की मांगे हैं: जातिगत आरक्षण समाप्त किया जाए, आर्थिक आधार को प्राथमिकता दी जाए, सरकारी फर्मों से जाति का कॉलम हटा दिया जाए और एक राष्ट्र एक पहचान की व्यवस्था लागू हो। हालांकि अभी तक इस अभियान ने किसी बड़े सड़क आंदोलन का ऐलान नहीं किया है, लेकिन जिस तेजी से सोशल मीडिया पर इसका असर बढ़ रहा है, उससे सरकार और राजनीतिक दल दोनों की चिंता बढ़ा दी है। क्योंकि आने वाले महीनों में उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में चुनाव होने हैं और भारतीय राजनीति में जातीय समीकरण सबसे अहम माने जाते हैं। ऐसे में आरक्षण का मुद्दा किसी भी चुनाव का सबसे बड़ा चुनावी हथियार बन सकता है। यही वजह है कि फिलहाल कोई भी बड़ा राजनीतिक दल खुलकर आरक्षण खत्म करने की मांग का समर्थन करता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ये मुद्दा जितना भावनात्मक है उतना ही राजनीतिक रूप से विस्फोटक भी है। कुल मिलाकर नीट पेपर लीक के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन अब खत्म जरूर हो चुका है, लेकिन इसकी गूंज अब बिल्कुल नए मोड़ पर पहुंच गई है। एक तरफ छात्र बेहतर परीक्षा व्यवस्था, पारदर्शिता और पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई की मांग करते दिखते हैं, तो दूसरी तरफ उसी आंदोलन के बाद सोशल मीडिया पर आरक्षण बनाम मेरिट की बहस ने नई रफ्तार पकड़ ली है। अब सवाल सिर्फ शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का नहीं रह गया। सवाल यह है कि क्या देश की शिक्षा व्यवस्था पर शुरू हुई लड़ाई अब सामाजिक और राजनीतिक ध्रुवीकरण की ओर बढ़ रही है? क्या सोशल मीडिया पर चल रहे अभियान भविष्य की राजनीति तय करेंगे? क्या आने वाले चुनावों में आरक्षण सबसे बड़ा मुद्दा बन जाएगा, या फिर ये बहस सिर्फ इंटरनेट तक सीमित रह जाएगी? अब निगाहें इस बात पर हैं कि सरकार इस पूरे विवाद पर क्या रुख अपनाती है, राजनीतिक दल किस तरफ खड़े होते हैं और सबसे अहम, देश का युवा किस मुद्दे को अपनी अगली लड़ाई बताता है। खैर, अब जाते जाते आपको कुछ और बताना चाहते हैं और आपसे कुछ पूछना भी चाहते हैं। हाल ही में नीट पेपर लीक को लेकर देश की राजधानी में छात्रों का एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले छात्र सड़कों पर उतरे, जंतर मंतर पर डटे और अपनी आवाज उठाई। नतीजा ये हुआ कि सरकार को दबाव में आना पड़ा और आखिरकार शिक्षा मंत्री को अपना इस्तीफा भी देना पड़ा। लेकिन क्या इस पूरी जीत के पीछे कुछ ऐसी भी था जो देश के सामने पूरी तरह से नहीं आ पाया? क्या हक की लड़ाई के नाम पर दिल्ली की सड़कों पर अराजकता का खेल रचा गया? आज हम आपसे यानी देश की आम जनता और अपने दर्शकों से सीधे वो सवाल पूछने आए हैं जिन्हें पूछने से अक्सर लोग कतराते हैं। क्या छात्रों का ये प्रदर्शन सही था, या फिर इसे किसी और शांतिपूर्ण रास्ते से भी हल किया जा सकता था? क्या ये सिर्फ मासूम छात्रों का आंदोलन था, या फिर इसके पीछे कुछ असामाजिक और अराजक तत्वों की सोची समझी साजिश थी? सवाल ये भी है, क्या इस प्रदर्शन का रुख अपनी मूल मांगों से भटककर पूरी तरह से राजनीतिक हो गया?
क्या विपक्ष पर्दे के पीछे से इस पूरे बवंडर को हवा दे रहा था? इस प्रदर्शन को चलाने के लिए लाखों करोड़ों की फंडिंग आखिर कहां से आ रही थी? वो कौन लोग थे जो बिना पुलिस की वर्दी पहने सादे कपड़ों में भीड़ में घुसकर लाठियां भाज रहे थे और माहौल बिगाड़ रहे थे? उन्हें किसने भेजा था? किसी राजनीतिक दल ने या किसी विदेशी ताकत ने? इतना ही नहीं, प्रदर्शन के दौरान देश के प्रधानमंत्री के लिए जिस तरह की अभद्र और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल हुआ, क्या लोकतंत्र में अपने हक की मांग करने का ये सही तरीका है? क्या देश के युवाओं को ऐसा रास्ता चुनना चाहिए? और इस पूरे आंदोलन के बीच एक और चौंकाने वाला नाम सामने आया है, जुनैद मलिक का। प्रदर्शन के दौरान छात्रों को बड़े पैमाने पर खाना खिलाने वाले जुनैद मलिक के पास इतना पैसा कहां से आ रहा था? कौन उन्हें फंड कर रहा था? और सबसे बड़ा खुलासा तो यह हुआ कि जुनैद मलिक पर अवैध हथियार रखने और गौ हत्या जैसे गंभीर और संगीन आरोप दर्ज हैं। क्या यह सच है? और अगर सच है तो ऐसे विवादित चेहरे छात्रों के आंदोलन के बीच में क्या कर रहे थे? उधर दूसरी तरफ देश की संसद यानी लोकसभा से एक और नई तस्वीर सामने आई। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अक्सर आरोप लगाते रहते हैं कि संसद में उनका माइक बंद कर दिया जाता है और उन्हें बोलने तक नहीं दिया जाता है। लेकिन बीते दिनों सामने आई तस्वीरों ने एक अलग ही कहानी बयां कर दी है। वीडियो में साफ देखा गया कि राहुल गांधी ने खुद अपना माइक बंद किया और फिर आरोप लगा दिया कि सरकार ने उनका माइक बंद कर दिया है। ये पहली बार नहीं जब ऐसा दावा किया गया हो। तो क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक ड्रामा है या इसके पीछे कोई सच्चाई भी है? दर्शकों, एक सशक्त लोकतंत्र की नींव इस बात पर टिकी होती है कि देश की जनता कितनी जागरूक है। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हक की लड़ाई जब हिंसा, गाली गलौज, संदिग्ध फंडिंग और राजनीतिक स्टंटबाजी का शिकार बन जाए तो नुकसान देश के उन मासूम युवाओं का ही होता है जो सच्चे दिल से अपने हक के लिए लड़ रहे होते हैं। इसीलिए आज हम फैसला सुनाने नहीं आए बल्कि आपकी राय जानना चाहते हैं। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या छात्रों का यह उग्र प्रदर्शन सही था या इसे टेबल पर बैठकर शांतिपूर्वक भी सुलझाया जा सकता था? क्या आपको लगता है कि इस आंदोलन के पीछे राजनीतिक पार्टियों की फंडिंग और असामाजिक तत्वों का हाथ था? और क्या संसद में सत्ता और विपक्ष दोनों को पूरी पारदर्शिता के साथ अपनी बात रखने का समान अवसर मिलना चाहिए? अपनी राय हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि देश को बदलने के लिए आपकी आवाज सबसे ज्यादा मायने रखती है। तो आज खबरें अब तक में आपने देखा कि कैसे एक पेपर लीक का मुद्दा अब सिर्फ परीक्षा प्रणाली तक सीमित नहीं रह गया। संसद के भीतर तीखी राजनीतिक लड़ाई जारी है। सड़कों पर हुए प्रदर्शन अब भी बहस का विषय बने हुए हैं और सोशल मीडिया पर नई नई मुहिम देश की राजनीति और समाज दोनों को प्रभावित करती दिखाई दे रही हैं। लेकिन अब सबसे अहम बात, छात्रों का भविष्य सुरक्षित होना चाहिए, परीक्षाएं पूरी तरह निष्पक्ष होनी चाहिए, पेपर लीक जैसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपकी सोच, आपका नजरिया और आपकी आवाज ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। फिलहाल खबरें अब तक में आज के लिए बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी कोई नई खबर और उसके पीछे छिपे बड़े सच के साथ। तब तक आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। नमस्कार।